देखिए, ये वैसे तो ये व्यक्तिगत दौरा है। मेरा परिवार रीवा का है, मेरा जन्म स्थली रीवा है। मेरे दादाजी यहाँ कमिश्नर थे, सिविल लाइंस में रहते थे, दादा दादी। पिताजी ने यहाँ वकालत स्टार्ट की थी, यहीं से जबलपुर गए थे, न्यायाधीश बने थे, मगर अल्प आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी 78 में। मैं तब स्टूडेंट था। आज भी मेरी बुआ रीवा में रहती हैं, 93 ईयर्स की है, रमा तनखा। 40-50 साल उन्होंने पीके स्कूल में पढ़ाया है। आधे रीवा के युवा और युवतियों को उन्होंने शिक्षा दी है। तो रीवा से एक इमोशनल प्रेम है, एक पुराना फैमिली का एक कनेक्ट है। इसलिए आज मैं आया था, और आया था तो कई लोगों से मिलने भी गया। और आज माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी में उन्होंने इनवाइट किया था, तो मैंने जो लॉ स्टूडेंट्स हैं उनका संबोधन भी किया, उनका हौसला बढ़ाया कि डोंट वरी, फर्स्ट जनरेशन के होने से ऐसा मतलब थोड़ी कि तुम नहीं बढ़ोगे। जीपी सिंह साहब भी फर्स्ट जनरेशन थे, बड़े भारी चीफ जस्टिस थे। जीएस वर्मा साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, वो भी फर्स्ट जनरेशन थे। आरके तनखा भी लॉयर तो फर्स्ट जनरेशन ही थे। तो फर्स्ट जनरेशन लॉयर होने से ये मतलब नहीं कि तुम पढ़ नहीं सकते। अगर पढ़ाई लिखाई अच्छा करोगे, प्रेजेंटेशन स्ट्रांग रखोगे, अपने स्किल्स को शार्पन अप करते रहोगे, तो तुमको पढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। तो बेसिकली बच्चों के बीच में था, उनका हौसला बढ़ा रहा था। और जहां तक रीवा का सवाल है, जब मैं आज पार्षदों से मिला तो अमृत के घर में, तो अमृतलाल के घर में मैं मिला, तो कुछ पार्षद मिले तो कहने लगे, सर आप रीवा के लिए कुछ सोचिए, करिए। तो मैंने कहा, मैं शासन तो नहीं हूँ, बट एक सांसद जरूर हूँ, और सांसद की जो एक भूमिका है वो मैं अपनी राज्यसभा की भूमिका से कुछ आपके लिए कर सकता हूँ। तो मैंने कहा, ऐसा करो, गर्मी का मौसम है, पानी की बहुत आवश्यकता है, और प्यासे तक पानी पहुंचाना एक पुण्य का काम है, ईश्वर का काम है। हमने कहा, तुम्हारे पास 16 वार्ड मेंबर्स हैं, मैं 16 वार्ड मेंबर्स को 2-2 लाख रुपए दूंगा 16 ट्यूबवेल्स के लिए, अपने अपने वार्ड में जहां उपयुक्त स्थान है वहां लगवाएं। और जो इसमें जो एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, मैंने कहा, आप खुद लगाना, अपनी निधि से लगाना या जो भी लगाना, क्योंकि मैं जो भी काम करता हूँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत करता हूँ। अगर मैं किसी के लिए 2 रुपए देता हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कम से कम 1 रुपए भी वो भी लगाएं, जिससे ऐसा लगेगा कि उनका भी स्टेक है। तो वो भी एक हुआ। फिर डॉक्टर आनंद मिले वेंकट क्लब के बारे में, वहाँ पर एक कोर्ट स्पोर्ट्स का वो कुछ फैसिलिटी लाना चाह रहे थे, उसको क्या कहते हैं, पिंग बॉल। तो मैंने कहा, नहीं, अच्छी चीज है, वो एक नया स्पोर्ट है। और वेंकट क्लब वो क्लब है जहाँ मेरे पिताजी ने टेनिस खेला है, मेरे दादाजी ने टेनिस खेला है। मैं वेंकट क्लब को तब से जानता हूँ, नाम सुना है जब मैं छोटा सा बच्चा था। और ऐसे क्लब के लिए अगर मैं छोटा सा अंश योगदान करता हूँ तो कोई बड़ी चीज नहीं है। तो मैंने कहा, जरूर मैं उसकी मदद करूंगा, और मैं चाहूंगा कि रीवा एक प्रोग्रेसिव राह पे चले। और रीवा का वैसे भी मैं देख रहा हूँ डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है। अब आपके यहाँ तो हवाई जहाज भी आ गया है, फ्लाइट आ गया, कल उसी फ्लाइट से मैं आया, तो खुशी की बात है। वेंकट क्लब क्या दे रहे हैं? वेंकट क्लब 7 लाख रुपए मैंने डॉक्टर आनंद को बोला है कि वो उस कोर्ट के लिए जो स्पोर्ट्स का जो बनाना चाहते हैं फैसिलिटी, तो मैंने कहा, प्लीज मैं दूंगा। और आनंद, वैसे भी जब कोई वरिष्ठ नागरिक, कोई सम्मानीय व्यक्ति आपसे हेल्प मांगता है, और अपने लिए नहीं मांग रहा है, शहर के लिए मांग रहा है, तो देना चाहिए। आम आदमी पार्टी के कल 7 सांसद चले गए, इसमें थोड़ा कानूनी दांव पेच की बात कही जाए, संविधान के रूप से सही है, गलत है, तो आपके नजरिए में क्या है? देखिए, इसके 2 अलग पहलू हैं। एक पहलू ये है कि मेरे ओपिनियन में ये कंप्लीटली अनएथिकल है जो हुआ है। मतलब आपने 10 में से 7 सांसदों को आप अपने पाले में ले आते हो, ये कहते हुए कि पार्टी में विभाजन हुआ। पार्टी में तो कोई विभाजन हुआ नहीं है, पार्लियामेंट्री पार्टी में विभाजन हुआ। ये एक गलत फैसला है गोवा हाईकोर्ट का, जिसके अगेंस्ट हम लोग सुप्रीम कोर्ट में हैं। और हमको पूरी उम्मीद है कि अगर देश के कानून और देश की प्रजातांत्रिक प्रणाली की रक्षा करनी है, तो सुप्रीम कोर्ट को इस पे गौर करना पड़ेगा कि ये जो गोवा हाईकोर्ट का निर्णय है, ये गलत बेसिस पे है। इससे इस प्रकार का आया राम गया राम का वातावरण और बढ़ेगा, क्योंकि आपने बिना पार्टी के विभाजन के, एमपीज के विभाजन पे एक पार्टी को आप डिवाइडेड मान रहे हो। और देखिए, मजे की बात, कल को उस पार्टी में एक एमपी होता तो उसको तो किसी की परमिशन की जरूरत नहीं,
3 MP होते तो 2/3 2 में हो जाएगा। तो ये मजाक बन जाएगा। अगर हमको अपनी प्रजातंत्र का मजाक बनाना है तो ऐसे काम करिए, नहीं तो ये काम गलत है और सुप्रीम कोर्ट को फिर से परिभाषित करना चाहिए। और मेरे ओपिनियन में बीजेपी को भी ये चीजों को इनकरेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि पॉस्टेरिटी आपको माफ नहीं करेगा। ये तोड़ फोड़ की जो राजनीति है, इसको क्या मानते हैं आप? इसके पहले भी इस तरह की घटनाएं क्या चीज? जो तोड़ फोड़ की राजनीति होती है, यहाँ सत्ता पलट दी गई थी मध्य प्रदेश में, इसी तरह से मैं तोड़ फोड़ की राजनीति को गलत समझता हूँ। जो बीजेपी इस वक्त कर रही है या पहले कोई दूसरी पार्टी ने भी किया तो मैं उसको भी गलत समझता हूँ। स्वच्छ परंपरा के लिए, स्वतंत्र प्रजातंत्र के लिए ये तोड़ फोड़ की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आपका मन मटा हुआ है या आपका मन बदला है, आप दूसरी पार्टी में जाना चाहते हो, त्यागपत्र दीजिए, दूसरी पार्टी में जाइए, कोई नहीं रोक रहा आपको, क्योंकि ये तो प्रजातंत्र है। तो कोई आपके अगर विचार बदलते तो आप कहीं और जा सकते हो, पर इस तरह से नहीं जा सकते। आप किसी एक पार्टी के माध्यम से पार्लियामेंट में पहुंचो और दूसरी पार्टी के गोदी में जाके बैठ जाओ, मैं उसको उचित नहीं समझता। सर, SIR जैसे अलग अलग स्टेट में हुआ, बंगाल में इलेक्शन चल रहे हैं, अभी मैं बंगाल में था कुछ दिन जी। मैंने देखा कि अपोजिशन जिन चीजों को लेकर इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन की पूरा जो इलेक्टोरल है पूरा सस्पेंस में, एकदम विवाद में आ गया। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीजें बहुत स्क्रिप्टेड वे में प्लॉट कर दी गई, और जिस तरह से अप्रोच TMC कर रही है, विरोध कर रही है, लगातार डेलीगेट मिल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो उस तरह की सुनवाई नहीं है। जब इस तरह इलेक्टोरल होने लगेंगे तो फिर कैसे ये माना जाए कि आगे जो अपकमिंग स्टेट्स हैं जहां चुनाव होने हैं इसी तरह से निष्पक्ष रहेगा? फिर तो पूरी व्यवस्था ही इस तरह हो जाएगी कि फिर इलेक्शन का कोई मतलब नहीं। आप लोगों ने भी पहले इस चीज को रेज किया है कि एक तरफा कार्रवाई होती है, सुनवाई नहीं होती अपोजिशन की इलेक्शन कमीशन में। देखिए, इंस्टीट्यूशनल डिवैल्यूएशन इस वक्त लोएस्ट पे है। विश्वास जो इंस्टीट्यूशंस पे है बिल्कुल उठ चुका है, और इलेक्शन कमीशन उनमें से एक इंस्टीट्यूशन है जिसपे अब कोई विश्वास नहीं है। ज्ञानेश जी, जिनसे लोगों को उम्मीद थी शुरू में जब वो आए थे, कि केरल से आए थे, वहाँ पर फाइनेंस सेक्रेटरी भी थे, और मैं उनसे पहले से थोड़ा बहुत परिचित था, मेरे को थोड़ा परिचय था, तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो अपने डिसीजन मेकिंग में इतने वन साइडेड हो जाएंगे। और देखिए, ये इस डिसीजन मेकिंग में जब आप वन साइडेड होते हो एक प्रजातंत्र में, आप प्रजातंत्र का कितना नुकसान कर रहे हो आपको समझ नहीं आता है। तात्कालिक तो आपको बेनिफिट मिल जाता है कि आपने रूलिंग पार्टी को खुश कर दिया, बट आप सोचो देश की वैल्यू सिस्टम्स पे कितना बड़ा आघात पहुंचता है। और मैं हर इंस्टीट्यूशनल हेड को अपील करता हूं, ये समय है अपने असूलों पे, अपने कानून पे, अपनी विद्वत्ता पे और अपने एथिक्स पे खड़े रहो, अगर आप चाहते हो कि ये देश प्रोग्रेसिव बने। अदरवाइज ये बनाना स्टेट बन के रह जाएगा, इसी तरह का काम हुआ करेगा और लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। व्हाट अबाउट कोर्ट भी इस वक्त, कोर्ट से भी जितनी हम राहत एक्सपेक्ट करते थे कहाँ मिली हमको। और कोर्ट हर चीज की दवाई नहीं है, ये भी आप मान के चलो। अगर हम ये सोचे कि कोर्ट सरकार चला सकती है, कोर्ट प्रजातंत्र चला सकती है, कोर्ट हर चीज चला सकती है, तो ये मिथ है। ये जज जो होता है उसको एक आपको ब्रीफ देनी पड़ती है, उस ब्रीफ पे वो डिसाइड करता है। अब आप बोलो डे टू डे 1 करोड़ जो लोग डिसएनफ्रेंचाइज हुए हैं उनकी सुनवाई कराओ, उनका डिसाइड करवाओ, कोई जज करा सकता है? कोई ट्राइब्यूनल करा सकता है? हमको पहले दिन से पता था ये ट्राइब्यूनल 1 करोड़ लोगों की सुनवाई कभी कर ही नहीं सकता। तो ये सिस्टम्स का फेलियर है, और सिस्टम का फेलियर जब सरकार कराती है, इलेक्शन कमीशन कराता है, ये पूरे देश को इम्पैक्ट करेगा, ये देश की पॉलिटिक इम्पैक्ट करेगा। मैं तो उस फैमिली से हूँ जो रीवा के सपूत थे, राजकृष्ण तनखा जो जज थे, और पहले जज थे इंडिया में विद जस्टिस AP सेन, जिन्होंने शिवकांत शुक्ला वर्सेस ADM जबलपुर का जजमेंट इमरजेंसी में दिया था। आपको पता है, पहला जो डिसेंट इमरजेंसी का केस जो इंडिया में हुआ था, जिस केस के बारे में आज तक चर्चा होती है, वो रीवा के व्यक्ति राजकृष्ण तनखा का जजमेंट था। तो मैं तो उस फैमिली का हूँ जो उस लेवल तक के असूलों के साथ खड़े होने को तैयार है। तो मेरे को लगता है जो देश में हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है, और एवरी राइट माइंडेड व्यक्ति को अपोज करना चाहिए। हमको देश को बचाना है, इंस्टीट्यूशंस को बचाना है, यहाँ के प्रजातंत्र को बचाना है, और हमको देश को एक रिस्पेक्ट और डिग्निटी से आगे बढ़ाना है।